मुगलों का पतन और भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, और अब एक ऐसा घटनाक्रम जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हिला दिया। 1857 का विद्रोह। क्या था इसका कारण, इसका परिणाम क्या रहा और ये आंदोलन इतना भड़का कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आधुनिक भारत का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना हमारे आने वाले वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। पहले दो हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 1857 की का जो विद्रोह है उसके बारे में। ओके, क्या इसका कारण रहा, यह भड़का कैसे और अंत में इसका क्या परिणाम रहा? 1857 के विद्रोह से पहले भारत की क्या स्थिति थी, हम पहले वो जानेंगे। फिर ये अचानक इतना भड़का कैसे, ठीक है, वो सब मुख्य केंद्र और नेता जिन्होंने इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था वो कौन कौन से थे, आम लोगों का और फौजियों का जो भारतीय थे उन सब का क्या योगदान रहा इस विद्रोह के अंदर, ये सफल रहा या असफल रहा है, इसका क्या पहलू थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर इसका क्या बड़ा असर पड़ा जिसकी वजह से वो देश छोड़कर उनको लास्ट में जाना पड़ा। 1857 का विद्रोह, पिछोकड़ स्थिति। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद 1857 तक लगभग 100 साल तक भारत की क्या स्थिति रही, उसी को पिछोकड़ स्थिति बोलते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के बाद ब्रिटिश शासन को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगहों की दीवानी मिली थी, दीवानी का अधिकार मिला था। दीवानी का अधिकार क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का कर वसूल करना दीवानी का अधिकार कहलाता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगहों के दीवानी का अधिकार किसको मिला था? अंग्रेजों को मिला था, ब्रिटिश शासन को मिल गया था, ठीक है। एक तो मेन ये रीजन रहा। इसके बाद मराठे, मैसूर और सिखों को, इनको हराकर लगभग 1856 ईस्वी में लगभग पूरे उत्तर भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया था, ठीक है। मराठे, मैसूर और सिखों को हराने के बाद 1856 में लगभग उत्तर भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या मिल गया था? उनको दीवानी का अधिकार मिल गया था। कब मिला था? बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। और 1856 तक पूरे उत्तर भारत तक पे ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम पारित किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, 1856 तक चला है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी भारतीय शासक का, जो भी मतलब भारतीय जो भी राजा है उसका अगर कोई वारिस नहीं है तो वो वाला जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएगा। मतलब उस पे जो राज करेगा वो ब्रिटिश शासन करेगा। जो गोद लिया हुआ बेटा भी अगर किसी राजा का है तो उस गोद लिए हुए बच्चे पर भी कोई अधिकार नहीं है उस क्षेत्र का, ठीक है, उसको भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये मेन कारण था 1857 की क्रांति का जिसने बीज बोया था। ओके, तो ये पिछोकड़ स्थिति थी 1857 के विद्रोह की। तो इसको बोलते हैं पिछोकड़ स्थिति, मतलब 1757 से लेके 1857 के विद्रोह तक लगभग 100 साल जो से हैं ये, इनके अंदर क्या क्या हुआ था वो सब मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश शासन का दबदबा कैसे बढ़ा था भारत के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर स्पेशली, ठीक है। तो ये सारा पिछोकड़ स्थिति मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इसके मेन भड़कने का कारण क्या था। 1857 का विद्रोह जो अचानक भड़कने का जो मेन रीजन था, उस टाइम पर क्या था, जो ब्रिटिश सैनिक थे वो यूज करते थे एनफील्ड राइफल, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रास और ऑयल यूज होता था वो सुअर
और गाय की चर्बी का कारतूस था इसके अंदर, ठीक है। मतलब उसको दांत से छील के और फिर यूज करना पड़ता था उस राइफल के अंदर, जो कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक धर्म के खिलाफ था, ठीक है। तो मेन रीजन तो यही था, ठीक है, इस 1857 का विद्रोह भड़कने का। उसके अलावा भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने बताया आपको, झांसी वाला जो एरिया था उसको भी ब्रिटिश शासन ने उस दौरान पे हड़प लिया था इस नीति का हवाला देके, ठीक है, कि भी वहां पर कोई भी ऐसा शासक नहीं है या फिर उसका कोई सगा बेटा नहीं है जिसको वो एरिया दे दिया जाए या उसको उसका उत्तराधिकारी बना दे। इस ये रीजन देते हुए झांसी का एरिया भी उसी दौरान हड़पा था, जिसकी वजह से जनता के अंदर और राजाओं के अंदर, ठीक है, और जो किसान थे, किसानों से ज्यादा कर वसूल किया जा रहा था, तो इन सब के अंदर इकट्ठा जो था विद्रोह की भावना उत्पन्न हो चुकी थी उस दौरान पर। मेन रीजन था सुअर और गाय की चर्बी वाले जो कारतूस इन्होंने बनाए थे। मुख्य केंद्र और नेता, उत्तर भारत के जो मुख्य केंद्र थे वो थे दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, अवध। उत्तर भारत के जो मेन केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और अवध, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और बहादुर शाह जफर। मोहम्मद अली और बहादुर शाह जफर क्या थे? ये दिल्ली के मुख्य नेता थे 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, दिल्ली के। ये अंतिम मुगल सम्राट भी थे, ओके। उसके बाद नाना साहिब कानपुर, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुरगढ़ी और चंपारण के सैनिक नेता, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? उत्तर भारत के मुख्य नेता थे। मैंने आपको केंद्र बता दिए, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, अवध, लखनऊ, वो सारे क्या थे? इसके मेन केंद्र थे 1857 के विद्रोह के उत्तर भारत के अंदर। मुख्य नेता कौन कौन से हैं? मोहम्मद अली, बहादुर शाह जफर, दिल्ली के जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे ये। नाना साहिब कानपुर से, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुरगढ़ी और चंपारण के सैनिक नेता, ठीक है। ये थे सारे क्या थे? ये उत्तर भारत के थे सब। मुख्य केंद्र और नेता, मध्य भारत के जो मुख्य केंद्र थे वो थे झाबुआ, विदिशा और ग्वालियर, ठीक है। ये तीन मुख्य केंद्र थे मध्य भारत के। रतन सिंह और तांत्या टोपे ये ग्वालियर के मुख्य नेता थे। पूर्वी भारत के जो मुख्य केंद्र थे वो कौन कौन से थे? वो थे बिहार और झारखंड। ये दो क्या थे? मुख्य केंद्र थे पूर्वी भारत के। बिस्मिल और जगन्नाथ मिश्र ये मुख्य नेता थे, ठीक है। इनके अलावा और भी कोई छोटे मोटे नेता थे, लेकिन ये जो थे वो मेन नेता ये थे पूर्वी भारत से, बिस्मिल और जगन्नाथ मिश्र। बिहार और झारखंड क्या थे? मुख्य केंद्र थे पूर्वी भारत के। मैंने आपको सारे उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत तीनों बता दिए। दक्षिण भारत के अंदर ये विद्रोह सक्रिय ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा यहाँ से कोई योगदान नहीं मिला इस विद्रोह के अंदर दक्षिण भारत से, ठीक है। तो मुख्य केंद्र और नेता ये थे। जब भी आप मेरी आधुनिक भारत की कोई भी प्लेलिस्ट देखते हो तो अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहना। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एक एक टॉपिक इसमें से, ठीक है। फौज और आम लोगों का योगदान। मेरठ में 29 मार्च 1857 के अंदर मंगल पांडे ने इस विद्रोह को चिंगारी दी थी। सबसे पहले चिंगारी किसने दी थी? मंगल पांडे ने। कब? कहां से? मेरठ से 29 मार्च 1857 को उस कारतूस के खिलाफ जिसके अंदर बोलते हैं गाय और सुअर की चर्बी थी, उसका यूज किया हुआ था,
ठीक है। आम जनता के अंदर किसान जमींदारों ने इन सैनिकों को क्या दिया, आश्रय दिया और खाद्य आपूर्ति करी, खाने की भी इनकी व्यवस्था करी, ठीक है। और आम लोगों की वजह से ये जो विद्रोह था ये क्या हो गया, देशव्यापी विद्रोह आंदोलन बन गया, ठीक है। फौजियों से स्टार्ट हुआ था, जो सैनिक थे अपने वो क्या बने, इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने, और जो आम लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को क्या बनाया, देशव्यापी बनाया। कब स्टार्ट हुआ, 29 मार्च 1857 को। चिंगारी किसने लगाई, मेरठ में मंगल पांडे ने। विद्रोह का पहले सफल पहलू देखते हैं हम। सफल पहलू, पहली बार इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीयों की एकजुटता का प्रतीक बना। 1857 का विद्रोह भारतीयों की स्वतंत्रता की पहली झलक थी, ठीक है। उनके स्वतंत्रता संग्राम की पहली झलक लगा लो या स्वतंत्र देश की पहली झलक थी 1857 का विद्रोह, ठीक है। कई बड़े जो एरिया थे जैसे दिल्ली, कानपुर और झांसी, इन तीनों एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा, ठीक है। ये सारे क्या थे, ये थे इसके सफल पहलू। इससे भारतीयों को पता चला था कि भी हम लोग एकजुट अगर हो जाएं तो हम अंग्रेजों को दबा सकते हैं, ठीक है। ये तो था विद्रोह का सफल पहलू। अब असफल पहलू क्या था, एक तो आम जनता और सैनिकों के बीच में बात नहीं हो पा रही थी, मतलब उनका समन्वय नहीं बन पा रहा था, स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो सैनिक और आम जनता बोल देते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये आंदोलन 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशों ने दबा दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, इन दोनों की मृत्यु हो गई और नाना साहिब को निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित का मतलब देश निकाला होता है, मतलब जो सत्ता से जिस शख्स को दूर कर दिया जाए वो एक दंड के रूप में उसको निर्वासित बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये इसके असफल पहलू थे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी आपके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठना और इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूपीएससी, एचएसएससी, एसएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब एग्जाम के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छी वेटेज देखने को मिलती है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे आने वाली वीडियोस के लिए, ओके। ब्रिटिश सरकार पर इसका क्या असर हुआ, 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने सारा नियंत्रण खुद ले लिया और भारतीय सैनिकों की भर्ती अब कम होने लगी सेना के अंदर और अंग्रेजों को ज्यादा भर्ती किया जाने लगा, मतलब भारतीय सैनिकों पर से भरोसा उठ गया था ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। तो मेन ये असर हुआ। इसके अलावा नीतियां बदल गई, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब चेंज कर दिए ब्रिटिश सरकार ने आकर। तो यही मेन असर था। इससे क्या हुआ, आम जनता और भारतीय सैनिकों को यह पता लगा कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो वो भारत को स्वतंत्र करवा सकते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल से बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, जैसे हरियाणा जीके के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, मैथ, रीजनिंग, इन सब की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्लीज उन सबको चेकआउट करना और चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।